नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। एल्गार परिषद मामले में आरोपी वरवरा राव ने दंत चिकित्सा के लिए 2 महीने के लिए हैदराबाद जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन विशेष अदालत ने गुरुवार को उनकी ये मांग खारिज कर दी। अदालत का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देते समय कहा था कि विशेष अदालत की अनुमति के बिना मुंबई की सीमा पार नहीं कर सकते। विशेष न्यायाधीश चकोर एस बाविस्कर ने कहा कि कोई पर्याप्त और संतोषजनक कारण नहीं बताया गया है, इसलिए अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने यह भी कहा कि मुंबई में कई सरकारी और चैरिटी अस्पताल हैं जहां मुफ्त या सस्ती और अच्छी दंत चिकित्सा संभव है। इस पर राजनीतिक विश्लेषक राजू परुलेकर ने कहा है कि सीजेआई ने देश की सर्वोच्च अदालत पर हुए हमले के मामले में कोई कार्रवाई नहीं कराई। राजीव गांधी के हत्यारे को गांधी परिवार ने माफ कर दिया। महात्मा गांधी की हत्या में शामिल आरएसएस के लोगों पर लगाई गई पाबंदी को स्टेट्समैन पंडित नेहरू की उदारता के कारण हटा दिया गया, लेकिन बुजुर्ग 80 वर्षीय कवि वरवरा राव जो फ्रेम किए गए और जेल में हैं, उन्हें स्वास्थ्य इलाज के लिए यात्रा करने की अनुमति नहीं दी गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी थी। पार्किंसन से पीड़ित फादर स्टैन स्वामी को पानी की बोतल तक मना कर दी गई। राम रहीम जैसे बलात्कारी और हत्यारे को कई तरह के फायदे मिल सकते हैं। बिल्किस बानो के बलात्कारियों और उसके परिवार के हत्यारों को गुजरात सरकार अमित शाह के नेतृत्व वाले गृह मंत्रालय की अनुमति से रियायत पर छूट देगी। गुजरात के गांधीनगर जिले में अधिकारियों ने गुरुवार को 186 अवैध दुकानों और स्ट्रक्चर्स को तोड़ने का अभियान शुरू किया। ये सभी दुकानें उन लोगों की थीं जिन पर नवरात्रि के दौरान पत्थरबाजी की घटना में शामिल होने का आरोप है। दरअसल 24 सितंबर की रात बहियाल गांव में अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ लोगों ने एक विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के कारण दुकानों और वाहनों को तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की। पुलिस ने इस हिंसा में शामिल 200 से ज्यादा लोगों में से 60 से अधिकार को हिरासत में लिया। गुरुवार को स्थानीय प्रशासन ने 186 अवैध वाणिज्यिक प्रतिष्ठान तोड़ना शुरू किया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आईपीएस पूरन की आत्महत्या पर दुख जाहिर किया और जातिवाद पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के बाद शायद किसी आईपीएस अधिकारी को दलित होने की इतनी बड़ी सजा मिली होगी कि उसने मौत को गले लगा लिया। पूरन कुमार ने सबसे गुहार लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुना। यह है भाजपा और मोदी का नया भारत, जहां एक आईपीएस अधिकारी को, जिसकी पत्नी भी आईएएस है, जाति सूचक गालियां दी जाती हैं, हर दिन अपमानित किया जाता है। डीजीपी से लेकर तमाम अधिकारी पूरन कुमार की मौत के जिम्मेदार हैं। क्या डीजीपी और वो सारे अधिकारी अरेस्ट होंगे? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे भारत में बढ़ते जातिगत भेदभाव का दुखद प्रतीक बताया। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार जी की आत्महत्या उस गहराते सामाजिक जहर का प्रतीक है जो जाति के नाम पर इंसानियत को कुचल रहा है। जब एक आईपीएस अधिकारी को उसकी जाति के कारण अपमान और अत्याचार सहने पड़े तो सोचिए आम दलित नागरिक किन हालात में जी रहा होगा। रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की हत्या, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अपमान और अब पूरन जी की मृत्यु, ये घटनाएं बताती हैं कि वंचित वर्ग के खिलाफ अन्याय अपनी चरम सीमा पर है। बीजेपी आरएसएस की नफरत और मनुवादी सोच ने समाज को विष से भर दिया है। दलित, आदिवासी, पिछड़े और मुस्लिम आज न्याय की उम्मीद खोते जा रहे हैं। ये संघर्ष केवल पूरन जी का नहीं, हर उस भारतीय का है जो संविधान, समानता और न्याय में भरोसा रखता है। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की संदिग्ध मौत के मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने गुरुवार देर रात एफआईआर दर्ज की। बताया जा रहा है कि उन्होंने मंगलवार को आत्महत्या कर ली और एक सुसाइड नोट छोड़कर गए। एफआईआर तब दर्ज की गई जब उनकी पत्नी और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से दखल की मांग की। अमनीत ने अपनी शिकायत में कहा था कि उनके पति की मौत के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मोदी सरकार में सहयोगी और सरकार में मंत्री रामदास अठावले ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवाई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले शख्स पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाए। अठावले ने कहा यह घटना इसलिए हुई क्योंकि कुछ ऊंची जाति के लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि दलित समुदाय से आने वाले जस्टिस गवाई देश के सबसे ऊंचे न्यायिक पद पर पहुंचे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अठावले ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इतिहास में पहली बार किसी सीजेआई पर इस तरह का हमला हुआ है। जस्टिस गवाई दलित समाज से हैं
और उन्होंने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। उन्होंने कहा कि मैं मांग करता हूं कि आरोपी पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाए, क्योंकि हमला दलित होने की वजह से किया गया है। CJI BR गवई ने सुप्रीम कोर्ट में हुई जूते फेंकने की सनसनीखेज घटना के सामने आने के बाद पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस घटना से वो हैरान तो थे, लेकिन अभी उनके लिए एक भूला हुआ अध्याय बन चुके हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक अन्य मामले में सुनवाई के दौरान आई। JNU के छात्र रहे उमर खालिद ने गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत में कहा कि उन्हें दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में पुलिस ने जानबूझकर निशाना बनाया, जबकि कई ऐसे लोग जिनकी भूमिका उनसे बड़ी थी उन्हें आरोपी तक नहीं बनाया गया। बता दें, फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग बेघर हुए थे। ये मामला करकड़डूमा अदालत में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर वाजपेयी के सामने चल रहा है, जहां इस वक्त उमर खालिद और बाकी के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया चल रही है। उमर खालिद के वकील ने अदालत में कहा कि पुलिस की चार्जशीट में कई व्हाट्सएप ग्रुप्स का जिक्र है, लेकिन सवाल यह है कि अगर उनके मुवक्किल को उन ग्रुप्स में शामिल होने के कारण आरोपी बनाया गया, तो फिर ग्रुप के एडमिन और बाकी मेंबर्स आरोपी क्यों नहीं बनाए गए। बचाव पक्ष ने चार्जशीट में किए गए एक और दावे पर भी सवाल उठाए कि उमर खालिद 8 दिसंबर 2019 को जंगपुरा में हुई एक साजिशी बैठक में शामिल हुए थे। वकील ने अदालत को बताया कि इस बैठक में कार्यकर्ता और नेता योगेंद्र यादव और मानवाधिकार कार्यकर्ता नदीम खान भी मौजूद थे। जैसा कि गवाहों ने कहा, तो अगर वही बैठक साजिश थी तो फिर योगेंद्र यादव और बाकी लोगों को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया, जबकि उमर खालिद पर कठोर UAPA कानून लगाया गया है। उमर खालिद की ओर से अदालत में सवाल किया गया कि अगर यही साजिश का आधार है तो फिर बाकी लोगों पर केस क्यों नहीं दर्ज किया गया। लोजपा रामविलास पासवान प्रमुख चिराग पासवान ने आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के लिए अपनी पूर्व की 40 सीटों की मांग को कम कर दिया है। अब उन्होंने बीजेपी को 35 सीटों की सूची सौंपी है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि भाजपा ने कथित तौर पर अपने NDA सहयोगी को 26 सीटों के अलावा भविष्य में एक MLC और राज्यसभा सीट देने का आश्वासन दिया है। सूत्रों ने बताया कि चिराग पिछले साल अपनी पार्टी द्वारा जीती 5 लोकसभा सीटों यानी हाजीपुर, जमुई, वैशाली और समस्तीपुर में से प्रत्येक में कम से कम 2 सीटों की मांग पर जोर दे रहे हैं। लद्दाख में गुरुवार को प्रशासन और स्थानीय संगठनों जैसे लेह एपेक्स बॉडी के बीच शांति वार्ता हुई। इस बैठक के बाद 15 दिन से बंद मोबाइल इंटरनेट सेवाएं शाम को फिर से शुरू कर दी गई। ये इंटरनेट बंदी 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद लगाई गई थी, जिसमें राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची की मांग को लेकर हुए विरोध में 4 लोगों की मौत हो गई थी और 90 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। प्रशासन ने कहा कि अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं और वार्ता का अगला दौर जल्द होगा। PM मोदी और ब्रिटेन के PM कीयर स्टारमर ने दोनों देशों के बीच मजबूत साझेदारी की तारीफ की। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और ब्रिटेन की साझेदारी आज की अस्थिर वैश्विक स्थिति में स्थिरता और आर्थिक प्रगति का एक अहम स्तंभ है। PM मोदी ने कहा कि भारत और ब्रिटेन स्वाभाविक साझेदार हैं। दुनिया में बढ़ती अनिश्चितता के दौर में ये साझेदारी वैश्विक स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि भारत और ब्रिटेन मिलकर काम कर रहे हैं ताकि ब्रिटेन की औद्योगिक विशेषज्ञता और रिसर्च क्षमता को भारत की प्रतिभा और पैमाने के साथ जोड़ा जा सके। दोनों देशों के बीच जारी साझा बयान में रक्षा उत्पादन, तकनीकी सहयोग, स्टार्टअप और इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कीयर स्टारमर की यह यात्रा भारत UK साझेदारी में नई ऊर्जा और दृष्टि लेकर आई है। मध्य प्रदेश में जहरीली कोल्ड रिफ सिरप से मौतों की संख्या अब 22 तक पहुंच गई है। बुधवार रात छिंदवाड़ा जिले के 2 और बच्चों की नागपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक इन बच्चों ने वही सिरप पिया था जिससे पहले भी कई बच्चों की मौत हो चुकी है। कोल्ड रिफ सिरप को लेकर अब पूरे प्रदेश में दहशत फैल गई है और सरकार ने इसकी जांच तेज करने के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि सिरप के नमूने लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इजरायल ने गजा में युद्ध विराम लागू करने और बंधकों की रिहाई से जुड़े समझौते को मंजूरी दे दी है। इसके बाद से उम्मीद जताई जा रही है कि गजा में जल्द ही युद्ध विराम लागू होगा।
इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि सरकार ने जीवित या मृत सभी बंधकों की रिहाई से जुड़ी योजना को मंजूरी दे दी है। इस समझौते की मंजूरी के बाद इन चीजों के जल्द से जल्द लागू होने की उम्मीद है। गजा में युद्ध विराम, इजरायली सेना गजा से पीछे हटेगी, बंधकों और शवों की अदला बदली, गजा में मानवीय सहायता की पहुंच, अमेरिका की गजा शांति योजना का ये पहला चरण है। इसमें इजरायल की ओर से फलस्तीनी कैदियों की रिहाई भी शामिल है। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम बल्लेबाजी शुरू कर चुकी है। इस सीरीज में भारत 1-0 से आगे है। अहमदाबाद टेस्ट में भारत ने वेस्ट इंडीज को पारी और 140 रन से शिकस्त दी थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.